नमस्कार दोस्तों, आज हम इंटरेक्टिंग सिस्टम की पूरी डेरिवेशन और कंसेप्ट को बहुत डिटेल में समझेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि इंटरेक्टिंग और नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम में फंडामेंटल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्या होता है कैसे होगा। ठीक है ना। तो नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम जैसे दो टैंक सीरीज में है, लेकिन टैंक वन का आउटफ्लो सिर्फ टैंक वन के लेवल H1 पे डिपेंड करता है और टैंक टू का लेवल H2 टैंक वन को अफेक्ट नहीं करता है, मतलब नो बैक इफेक्ट है। इसी तरह पूरा उल्टा होता है इसमें। नो इंटरेक्टिंग सिस्टम है, यहाँ टैंक वन और टैंक टू के बीच कनेक्टिंग पाइप है। फ्लो टैंक वन से टैंक टू में H1 माइनस H2 के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब यह है कि अगर टैंक टू का लेवल बढ़ा तो टैंक वन का आउटफ्लो कम हो जाएगा। यही स्ट्रॉन्ग कपलिंग है दोनों टैंक्स के बीच, इसलिए डायनामिक्स एक दूसरे को इफेक्ट करता है। अगर हम देखें तो इसका रियल लाइफ में एग्जांपल, तो इसका रियल लाइफ में हमारा कहाँ कहाँ यूज है ये समझते हैं। ठीक है ना, रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है ना, ये इंटरेक्टिंग सिस्टम का। ठीक, तो केमिकल इंडस्ट्री में आप देखे होंगे जो टैंक्स, केमिकल प्लांट में जो टैंक जो है सीरीज में लगे होते हैं उसमें यूज होता है। टैंक जो है सीरीज में है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कि बॉयलर ड्रम। ठीक है, बॉयलर ड्रम और जो हमारा डाउन कमर उसमें राइजर होता है। ठीक है, उसमें यूज होता है हीट एक्सचेंजर नेटवर्क्स में। फिर डिस्टिलेशन कॉलम ट्रे में जो मल्टी स्टेज इंटरेक्टिंग होता है उसमें यूज होता है। अब देखो, इंटरेक्टिंग सिस्टम में हमने एक डायग्राम बनाया है, डायग्राम फिगर लिया है जिसमें दो टैंक्स हैं। ठीक है, ये हमारा टैंक वन है, ये हमारा टैंक टू है। टैंक वन का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा A1 है और टैंक टू का A2 है। और जो लिक्विड की हाइट है ये H1 और इसकी H2 है। ठीक है ना। इनलेट फ्लो रेट हमारा क्या है, इसको हम QI से डिनोट करते हैं। और मिड फ्लो जो है हमको Q1 और इसको Q2 या Q नोट से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है ना, इसको आउटफ्लो बोलते हैं। इसके बाद जो हमारा इसमें R1 जो है, ये रेजिस्टेंस R1 और R2 ये क्या है, R1 R2 एक लीनियर रेजिस्टेंस है। इसको वाल्व रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। लेमिनार फ्लो में एज्यूम करते हैं हम Q इजकल टू डेल H डिवाइडेड बाय R। ठीक है, ये एज्यूम करते हैं। तो ये हमारा ऑल ओवर फिगर है, क्या क्या हम लोग लेंगे डेटा। ठीक है ना। तो अब हम इसको डेरिवेशन करते हैं शुरुआत से। तो पहले हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट हमारा होगा जो इक्वेशन लिखेंगे किसके लिए, अनस्टडी स्टेट मास बैलेंस किस पे करेंगे, फॉर टैंक वन। ठीक है, टैंक वन के लिए। तो हमारा क्या होगा, तो सिंपल इन माइनस आउट इजकल टू एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो लिखते हैं A1 DH1 डिवाइड बाय DT इजकल टू QI इनलेट माइनस इन बिटवीन फ्लो। ठीक है ना। अब क्या है, जो फ्लो है R1 पे डिपेंड करता है जो कि हेड डिफरेंस पे है। तो क्या है, Q1 इजकल टू H1 माइनस H2। ठीक है, और डिवाइड बाय R1। ये क्यों है, क्योंकि हमारा जो फ्लो है, फ्लो डिपेंड्स ऑन R1। किस पे, ऑन द हेड डिफरेंस। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाता है, अपना इक्वेशन बन जाएगा
A1 DH1 डिवाइड बाय DT इजकल टू QI। अब हमारा Q1 क्या है, Q1 हमारा H1 माइनस H2 डिवाइड बाय R1, ये हमारा Q1 हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा क्या करेंगे, मास बैलेंस करेंगे, अनस्टेडी स्टेट मास बैलेंस किस पे, अब टैंक फॉर टैंक 2, दूसरे टैंक के लिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा A2DH2 एक्यूमुलेशन है हमारा, DT इनपुट क्या है Q1 इन बिटवीन फ्लो माइनस Q2 ये आउटफ्लो है, ठीक है ना, मतलब आउटपुट है, Q2 है। अब हमारा क्या हो जाएगा, अब जैसे जानते हैं Q1 हमारा होता है H1 माइनस H2 डिवाइड बाय R1, ठीक है, ये हमारा Q1 है। और Q2 क्या हो जाता है H2 डिवाइड बाय R2, ठीक है, ये हमारा Q2 हो जाता है, ठीक। तो इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा A2DH2 डिवाइड बाय DT इजकल टू H1 माइनस H2 डिवाइड बाय R1 माइनस H2 डिवाइड बाय R2। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 मान लिए। अब क्या करेंगे, अब हमें पता होना चाहिए कि अनस्टेडी स्टेट के लिए बैलेंस कर लिए हैं, तो इसीलिए हम लोग को अब लीनियराइजेशन यूजिंग करना पड़ेगा, लीनियराइजेशन यूज करना पड़ेगा किस टर्म में, डेविएशन वेरिएबल्स के। रियल प्रोसेस में नॉन लीनियर होता है, इसलिए हम इस लीनियर करते हैं ताकि स्टेडी स्टेट के पास आ जाए, ठीक है ना। तो स्टेडी स्टेट क्या, इसको बैलेंस कर लेते हैं एक बार। स्टेडी स्टेट में तो क्या होता है, सारा जीरो ही रहता है, तो फिर भी लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इनपुट माइनस इजकल टू आउटपुट, ये इन बिटवीन फ्लो इजकल टू आउटपुट, ठीक है, और बाकी सब हमारा जीरो हो जाता है। अब डेविएशन वेरिएबल्स को भी डिफाइन कर लेते हैं। क्या होता है डेविएशन वेरिएबल, डेविएशन वेरिएबल्स क्या होता है, H1 इजकल टू H1 माइनस H1, ठीक है, H2 इजकल टू H2 माइनस H2, ठीक, और QI इजकल टू QI माइनस QI डैश, ठीक। ये हमारा तीनों क्या हो गया, डेविएशन वेरिएबल्स हो गया। डेविएशन वेरिएबल्स लिखने के बाद हम लोग अप्लाई करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। नाउ अप्लाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों पर हम अप्लाई करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे 1 पे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाए, क्या हो जाएगा, लाप्लास अप्लाई करने के बाद A1S H1 ऑफ S इजकल टू QI ऑफ S माइनस H1 ऑफ S माइनस H2 ऑफ S डिवाइडेड बाय R1, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। तो H1 ऑफ S A1S प्लस 1 अपॉन रेजिस्टेंस R1 इजकल टू QI S प्लस H2 ऑफ S डिवाइड बाय R1, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 3, ठीक है ना। इसी तरह हम लोग इक्वेशन 2 पे अप्लाई करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इसका क्या हो जाएगा, A2S H2 ऑफ S इक्वल टू H1 ऑफ S माइनस H2 ऑफ S डिवाइडेड बाय R1 माइनस H2 ऑफ S डिवाइडेड बाय
R2। तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का H1 ऑफ S इक्वल टू H2 ऑफ S A2 S R1 प्लस 1 प्लस R1 डिवाइडेड बाई R2, ये हमारा आ जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 4 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 4 मान लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है ना, नाउ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन इक्वेशन 4 इंटू इक्वेशन 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा R1 H2 ऑफ S इंटू A2S प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 A1S प्लस 1 अपॉन R1। ठीक है, इसके बाद H2 ऑफ S डिवाइडेड बाई R1 क्या हो जाएगा इक्वल टू Q ऑफ S, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x को एक्सपेंड करेंगे। नाउ एक्सपेंड द ब्रैकेट, हम लोग ब्रैकेट को एक्सपेंड कर देंगे। जो ब्रैकेट का टर्म है कैसे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई A2S प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसको किससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, A1S प्लस 1 R1। ठीक है, इससे अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पुट करते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा A1 A2 S स्क्वायर प्लस A2 S डिवाइड बाई R1 प्लस A1 S डिवाइड बाई R1 प्लस 1 बाई R1 के स्क्वायर A1 S डिवाइड बाई R2 प्लस 1 अपॉन R1 R2। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको अब हम लोग क्या करेंगे कि R1 से नाउ मल्टीप्लाई एबव इक्वेशन बाय R1। ठीक है, R1 से इस इक्वेशन को ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद क्या आ जाएगा टर्म A1 A2 R1 S स्क्वायर प्लस A2 S प्लस A1 S प्लस 1 अपॉन R1 प्लस A1 R1 S डिवाइड बाई R2 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगा। हम मल्टीप्लाई करेंगे R1 से, किसे R1 से मल्टीप्लाई करने पर एफ इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे अगले में कि जो इक्वेशन आया उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे, तो जो हमारा इक्वेशन है नाउ सब्ट्रैक्ट H2 ऑफ S R1। ठीक है, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा इक्वेशन H2 S ब्रैकेट में A1 A2 R1 S स्क्वायर प्लस A2 S प्लस A1 S प्लस 1 अपॉन ये R1 हो जाएगा प्लस A1 R1 डिवाइड बाय R2 ये S प्लस 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 इक्वल टू QI ऑफ S। अब देखो इसमें ये टर्म हमारा कैंसिल हो रहा है, R1 ठीक है, ये टर्म कैंसिल हो रहा है। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा H2 ऑफ S A1 A2 R1 S स्क्वायर प्लस A1 S प्लस A2 S प्लस A1 R1 डिवाइडेड बाई R2 S प्लस 1 अपॉन R2 और यह हमारा क्या बचेगा QI ऑफ S। ठीक है,
ये इक्वेशन आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को थोड़ा और रीअरेंज कर लेंगे अगले में। तो H2 ऑफ S ब्रैकेट A1 A2 R1 S स्क्वायर A1 प्लस A2 प्लस A1 इंटू R1 डिवाइड बाई R2, ठीक है। इस ये हमारा इंटू S प्लस 1/R2 इक्वल टू QI ऑफ S, ठीक, ये आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला इक्वेशन आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, नाउ मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय किससे, R2 से हम लोग इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा इक्वेशन, H2 ऑफ S डिवाइडेड बाय Q ऑफ S इक्वल टू R2 A1 A2 R1 R2 S स्क्वायर प्लस A1 R1 A1 R2 प्लस A2 R2 प्लस A1 R1 इंटू S प्लस 1, ये आ जाएगा फाइनल इक्वेशन। ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। फाइनल इक्वेशन आने के बाद इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, इसको हम लोग चेंज कर देंगे वेरिएबल्स को। उसके बाद वेरिएबल्स के बाद हम लोग फाइनल इक्वेशन हमारा आ जाएगा, ठीक है। फाइनल इक्वेशन हमारा क्या आएगा, तो पहले वेरिएबल्स को छोटे छोटे जो टाइम कांस्टेंट है उसको चेंज करेंगे। टाइम कांस्टेंट क्या क्या है, नाउ रिकॉल टाइम कांस्टेंट, ठीक है। टाइम कांस्टेंट हम लोग पहले चेंज करेंगे कि τ1 इक्वल टू A1 इंटू R1, ठीक है। τ2 इक्वल टू A2 R2, ठीक। तो क्या हो जाएगा, A1 A2 इंटू R1 R2 हमारा क्या हो जाएगा, τ1 τ2, ठीक है, ये बन जाएगा। सो और क्या बचा, A2 R2 हमारा क्या हो जाएगा, τ2, और A1 R1 τ1 हो जाएगा। ये जो टर्म बचेगा A1 और R2, यही टर्म जो है हमारा इंटरेक्शन टर्म है, ठीक है ना। इसी पे चेंज हो रहा है हमारा इंटरेक्टिंग सिस्टम और नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो फाइनल इक्वेशन हो जाएगा। फाइनल इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, H2 ऑफ S डिवाइड बाई Q S, ये हमारा R2 वैसी रह जाएगा, τ1 τ2 S स्क्वायर प्लस Z1 τ1 प्लस τ2 प्लस A1 इंटू R2 इंटू S प्लस 1, ठीक है। ये इक्वेशन आ जाएगा अपना, ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। इसी को बोलते हैं इंटरैक्टिंग सिस्टम, ठीक है ना। अब क्या है, जो कुछ टर्म है वो हम लोग देखते हैं। जैसे टर्म क्या है, τ1 τ2, एक इससे क्या था हमारा, कहाँ से आया था, A1 इंटू R1 A2 इंटू R2। इसका मतलब क्या था, फिजिकल मीनिंग इसका था कि ये प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट ऑफ बोथ टाइम कांस्टेंट, ठीक है। ये प्रोडक्ट था दोनों टाइम कांस्टेंट का। अब दूसरा जो था वेरिएबल τ1 प्लस τ2, ये कहाँ से आया था, A1 इंटू R1 प्लस A2 इंटू R2। ये हमारा क्या था, सम था इंडिविजुअल्स का, इंडिविजुअल लेग्स का, ठीक है। सम ऑफ इंडिविजुअल लेग्स, ठीक है।
अब जो A1 और R2 था ये एक्स्ट्रा टर्म था, ठीक है ना, एक्स्ट्रा टर्म, यही जो है इसी को बोलते हैं इंटरैक्टिंग इफेक्ट। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरैक्टिंग इफेक्ट बिटवीन टैंक्स। जितने भी टैंक्स होंगे उसके बीच में यही इंटरैक्टिंग इफेक्ट लाता है। R2 जो था हमारा, इसको हम स्टेट गेन बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो हमारा A1 और R1 था, ये जो हमारा A1 R1, ठीक है, यही हमारा जो साइन है इंटरेक्शन सिस्टम का, कि अगर टैंक में मान लो A1 R1 नहीं हो तो वो हमारा जो है नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। अब हम देखते हैं कुछ इसके क्या क्या रिस्पॉन्स है। अब जो इंटरेक्टिंग सिस्टम में डेनोमिनेटर्स में एक्स्ट्रा R1 R2 पे मैं तो समझा दिया, इसी की वजह से जो है हमारा सिस्टम जो स्लगिश हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्लगिश रहता है, जिसके कारण जो सिस्टम हमारा है जो बहुत स्लो काम करता है। इसीलिए नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम जो है वो इससे अच्छा फास्ट काम करता है, ये स्लो करता है। अब इंटरेक्टिंग सिस्टम में का नेचुरल रिस्पॉन्स तो स्लो होता ही है, डैम्पिंग ज़्यादा होती है, ज़्यादातर ये ओवर डैम्प्ड होता है। स्टेडी स्टेट गेन दोनों सिस्टम में सेम होता है, R2 जो मैंने आपको बताया, ये R2, ठीक है ना। और टाइम कांस्टेंट इफेक्टिवली बढ़ जाता है इंटरेक्शन की वजह से, इनके वजह से हमारा टाइम कांस्टेंट भी बढ़ जाता है। अगर आप देखेंगे जब कंट्रोलर ट्यूनिंग करते हैं टाइम, इस डिफरेंस को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर आप नॉन इंटरेक्टिंग मॉडल यूज करके PID ट्यून करोगे इंटरेक्टिंग प्रोसेस पे, तो कंट्रोल परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। आज हमने इंटरेक्टिंग सिस्टम को बहुत डिटेल में पढ़ा, मैटर बैलेंस से शुरू किया और लाप्लास और फाइनली ट्रांसफर फंक्शन तक पहुंच गया। तो इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक और नई डेरिवेशन को देखेंगे, ठीक है।